हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 6 के सेकंड चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के लास्ट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आता है पेज नंबर 45 से। यहाँ पे तो पहले पूछा है कि वेयर आर द एंगल्स। एंगल कहाँ है यार, हमारे दो आर्म्स के बीच में ही तो एंगल्स है। तो क्लॉक में जो एंगल्स होते हैं उनको हम देखेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30 डिग्री। वाई? देखो, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे हैंड्स होते हैं ना क्लॉक्स के, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगल्स फॉर्म करते हैं। तो अभी 1 o'clock जब बजता है ना, तब वो जो हैंड्स होते हैं वो 30 डिग्री फॉर्म करते हैं। अच्छा, क्यों? देखो, सबसे पहले ना 1 o'clock को देख लो। यहाँ पे क्या है, मिनट हैंड यहाँ है और ये जो हमारा आवर हैंड है वो 1 पे है। ओके, चलो पहले ना मैं अगर ये ट्राई करूं कि ये जो पार्टीशंस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना होगा, यानी कि 12 से 1 के अंदर कितना है, 1 से 2 कितना है, 2 से 3 कितना है, ये सब अगर हमको जानना है तो हम क्या करेंगे। देखो, नंबर्स 1 to 12 आर रिटन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट इक्वल डिस्टेंसेस। ये सब इक्वल डिस्टेंस में मेजर होता है, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने पार्टीशंस है, 12 पार्टीशंस है। पूरा एंगल अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो एक एक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360 डिवाइडेड बाय 12। तो एक एक पार्टीशन कितने का होता है, हमारा 30 डिग्री का होता है। तो उस हिसाब से अगर हम 1 o'clock को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक पार्टीशन ही कवर हो रहा है कि नहीं, तो इस वजह से ये हमारा 30 डिग्री का बनता है। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock एंड एट 4 o'clock एंड एट 6 o'clock। देखो, अभी ना 2 बजे, 4 बजे और 6 बजे कितना एंगल फॉर्म होगा। बहुत सिंपल है, देखो जितने बज रहे हैं हमारे उतने ही पार्टीशंस कवर होंगे। क्यों? देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पे देखो 2 बज रहा है, मिनट हैंड कांस्टेंट 12 पे ही है और हमारा ये जो आवर हैंड है वो 2 पे आ गया। यहाँ पे देखो मिनट हैंड 12 पे था और ये वाला हमारा आवर हैंड 1 पे आ गया था। और यहाँ पे भी देखो ठीक उसी तरह से मिनट हैंड 12 पे है और हमारा आवर हैंड 4 पे है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको बस देखना है कि वो कितने पार्टीशंस हमारा जो आवर हैंड है वो कवर करता है। यहाँ पे देखो 2 बज रहे हैं तो 1 2 2 पार्टीशंस, यहाँ पे 1 था तो 1 ही पार्टीशन, यहाँ पे 4 बज रहे हैं, 1 2 3 4 4 पार्टीशंस। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, देखो जो एंगल बिटवीन हैंड्स है 2 o'clock निकालना है तो 2 × 30 कर लेना। क्यों? यहाँ पे हमने तो निकाल लिया था कि एक पार्टीशन में 30 डिग्री होता है, तो उस हिसाब से 2 × 30, 4 o'clock का 4 × 30 और 6 o'clock का 6 × 30 कर लेना। हो गया। फिर देखो क्या कहता है, एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। देखो अभी आप बताओ कि अलग अलग टाइम पे, मतलब और कुछ हैंड्स में, जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो हमको कुछ कुछ पूछा था 2 4 6, तो हम कुछ और 2 3 निकाल के बस, मतलब टाइम निकाल के बस उस हिसाब से हम उनका एंगल निकालेंगे। जैसे 5 बजे 5 × 30 करो तो 150 आएगा। 7 o'clock का 7 × 30 210 और 8 o'clock का 8 × 30 विच इज 240 डिग्री। अच्छा, ये जो 3 मैंने टाइम लिए ना, ये आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे डोर के एंगल के बारे में हमको जानना है। इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन यूजिंग एन एंगल? What will be the vertex of the angle and what will be the arms of the angle? देखो आप बस इतना समझो कि जो दरवाजा हम खोलते हैं ना, क्या उसका एंगल भी हम निकाल सकते हैं, और अगर हम एंगल निकाले तो उसका वर्टेक्स कौन सा होगा और उसके आर्म्स कौन से होंगे वो पूछ रहा है। तो आप आंसर ना यहाँ पे बहुत सिंपली लिख सकते हो। देखो, यस इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन बाय यूजिंग एन एंगल। ऑब्वियसली ये जो दरवाजा है जितना खुला है मैं उसको एंगल में मेजर तो कर ही सकता हूँ। द हिंज ऑफ द डोर विल बी द वर्टेक्स। देखो हिंज का मतलब आप ना दरवाजे को ऐसे पूरी तरह से बंद करके देखना, ऐसे ना कुछ मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। जैसे कि देखो ऐसे यहाँ पे 3 स्क्रूज होंगे यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हिंज, जिसके सपोर्ट में हमारा दरवाजा खुलता है बंद होता है, ऐसा होता है। तो हमारा जो हिंज है वो हमारा वर्टेक्स बन जाएगा। ओके, द वॉल एंड द डोर विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। हो गया सिंपल। तो अभी अगर हम एंगल को मतलब आर्म्स को देखेंगे तो ये जो हमारा जो मतलब दीवार होता है और ये जो दरवाजा होता है, देखो ये वाला दरवाजा, ठीक है, ये हमारा दीवार है, तो ये दोनों हमारे आर्म्स बन गए और एंगल हमारा इसके बीच में फॉर्म हो जाएगा। सिंपल था। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विद्या इज एंजॉयिंग हर टाइम ऑन द स्विंग। तो अभी ये बच्ची क्या कर रही है, झूला झूल के मजे कर रही है। शी नोटिसेस दैट द ग्रेटर द एंगल विथ शी स्टार्ट्स द स्विंगिंग, द ग्रेटर इज द स्पीड शी अचीव्स ऑन हर स्विंग। बट वेयर इज द एंगल? आर यू एबल टू सी एनी एंगल? देखो हमको इतना मतलब डीपली नहीं जाना है, बस क्या कहा है कि ये जितना मतलब जोर से धक्के मारे ना उस हिसाब से उसके
के क्या एंगल ज्यादा ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब जितना वो फोर्सले पीछे की तरफ जा रही है उतना ही वो आगे भी जा रही है। अच्छा ठीक है, ये तो हमको बहुत पता है। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। आर यू एबल टू सी एनी एंगल? हाँ, हम एंगल तो देख ही सकते हैं, जैसे कि देखो यस वी कैन सी द एंगल एंड द एंगल इज बिटवीन द रोप एंड द ब्रांच ऑफ द ट्री। देखो ये तो रस्सी है, ठीक है, और ये जो ब्रांच है इन दोनों के बीच ही तो हमारा ये एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं। जैसे कि ये एक एंगल और ये वाला एक एंगल, तो इस हिसाब से क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमको वो एंगल दिख रहा है, और वो एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ट्री के ब्रांच से और ये जो रोप के बीच में। ओके, अभी बढ़ते हैं हम आपके 46 पेज के क्वेश्चंस की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हियर इज अ टॉय विथ स्लैंटिंग स्लैब्स अटैच्ड टू इट्स साइड्स, द ग्रेटर द एंगल्स और स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स द फास्टर द बॉल्स रोल। Can angles be used to describe the slopes of the slab? What arm is visible and which is not? देखो मैं आपको ना यहाँ से आपको समझा देता हूँ, ये एक गेम है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बॉल्स ऐसे डालने हैं तो ये यहाँ से रोल होते होते जाएगा। इसको हम लोग स्लैब्स कहते हैं। देखो जितना हमारा स्लैब का एंगल ज्यादा होगा, वो जितना नीचे की तरफ होगा उतना ही क्या बॉल फास्ट रोल होगा। ऑब्वियसली आप ना जस्ट इमेजिन करो कोई स्लाइड पे आप बैठे हो जो कि ग्राउंड से, देखो ये मान लो आपका ग्राउंड है, ठीक है, वो ग्राउंड से कुछ इतना में है, तो आप ऑब्वियसली स्मूथ लैंड करोगे और आराम से जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप कुछ इस तरह के स्लाइड से लैंड करोगे, जैसे कि इसका एंगल बहुत ज्यादा है, देखो यहाँ पे एंगल बहुत ज्यादा है कि नहीं, यहाँ पे बहुत कम है, तो इस तरह से क्या आप बहुत स्पीडली नीचे आओगे। तो वैसे ही यहाँ पे देखो अगर मैं कुछ परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ कर दूं, जैसे कि यहाँ ऐसा ऐसा, ठीक है, इस तरह से अगर ड्रॉ कर दूं तो ये वाला देखो एंगल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे और कम है और यहाँ पे और कम है। तो सबसे ज्यादा बॉल फास्ट कहाँ रोल होगा, यहाँ पे रोल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लैब का स्लैंटिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा है। तो आप ये लिख लेना, यस एंगल्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स। हाँ, इसके जो स्लोप, ये जो स्लोप है ना, इनके एंगल्स को मतलब डिस्क्राइब करने के लिए हम नॉर्मली एंगल को क्या मतलब ले सकते हैं, द स्लैंटिंग स्लैब एंड द इनविजिबल लाइन परपेंडिकुलर टू द साइड्स ऑफ द टॉय आर टू आर्म्स ऑफ ईच एंगल। देखो यहाँ पे अगर आपको पूछा कि आर्म्स कौन से हैं, तो आप बता देना कि ये जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया और ये जो स्लैब हो गया, ये दो हमारे आर्म्स हैं। द स्लैंटिंग स्लैब इज विजिबल एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द साइड्स ऑफ द टॉय आर इनविजिबल। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो स्लैंटिंग स्लैब है, जो ऐसे टेढ़ा है ना, मतलब ऐसे खिसकने की तरह, तो ये जो स्लैंटिंग स्लैब है ये हमको दिख तो रहा है, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर है ये हमको नहीं दिख रहा है। या आप ये इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन भी कह सकते हो, या तो फिर इनविजिबल भी कह सकते हो, ठीक है। सिंपल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको बस आइडिया लगाने के लिए दिया है कि जितना हम एंगल को बड़ा करेंगे तो वो हम मतलब ऐसे अगर स्लोप फॉर्म कर रहे हैं तो वो बहुत फास्टली नीचे आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आता है आपका 5th क्वेश्चन 46 पेज का। ऑब्जर्व द इमेजेस बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। देखो यहाँ पे देखोगे तो ये स्नेल है, ये यहाँ पे सीधा है और ये वाला रोटेटेड वर्जन है। वैसे यहाँ पे एक बीटल है और ये वाला हमारा रोटेटेड वर्जन है। कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन? हाउ? देखो ये जो मतलब ऐसे सीधा था और ये इतना घूम गया है, या फिर ऐसे था ऐसे घूम गया है, तो आप इस चीज को क्या एंगल में इनके रोटेशन को डिस्क्राइब कर सकते हो? हाँ, हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल्स एंड द वर्टेक्स? तो यहाँ पे देखो आपको क्या पूछ रहा है कि अगर आप एंगल से इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हो तो वो एंगल के आर्म्स क्या होंगे और वर्टेक्स क्या होंगे। यहाँ पे आपको एक छोटा सा हिंट भी दिया है, ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल लाइन टचिंग द इंसेक्ट्स। देखो ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ है ना, इसके बेसिस पे आप कह सकते हो आंसर क्या लिखोगे मैं बताता हूँ। देखो यस एंगल्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन बाय ऑब्जर्विंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इंसेक्ट। तो इन दो चीजों को मतलब उनका जो इनिशियल पोजीशन था और उनका जो फाइनल पोजीशन था, उस बेसिस पे ही आप कह सकते हो कि हाँ ये इन लोगों ने रोटेट किया है। और एंगल्स तो वैसे भी देखो ये ऐसे था ऐसे हो गया मतलब 90 डिग्री, और ऐसे था ऐसे हो गया क्या, इसका मतलब क्या है, देखो ऐसे कुछ इस तरह से वो घूम गया है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री ही है। फिर आप क्या लिखना, देखो द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द इंसेक्ट इटसेल्फ विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। हमको क्या क्या पूछा था, आर्म्स कौन से होंगे और वर्टेक्स कौन से होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन था और वो जो इंसेक्ट खुद था, वो दो ही हमारे आर्म्स फॉर्म होंगे। और जो वर्टेक्स पूछा था, द वर्टेक्स विल बी द बैक एंड ऑफ द इंसेक्ट। देखो अगर आप इस चीज को अच्छे से देखोगे ना, तो ये जो हमारा लाइन दिया था ये और ये इंसेक्ट खुद, यही दो हमारे आर्म्स हैं। जैसे कि देखो कुछ इस तरह से ये एक आर्म फॉर्म हो कि नहीं, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी। और अगर आपको वर्टेक्स का पूछेगा तो ये जो बैक एंड होता है ना, ये वाला मतलब जहाँ से इंसेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, वर्टेक्स ले सकते हो, ठीक है।
देखो फिर आता है आपका पेज नंबर 49 का क्वेश्चन। देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन फिगर 2.23 लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल, जितने भी एंगल्स पॉसिबल है उन सबके लिस्ट बनाओ। डिड यू फाइंड देम ऑल, क्या आप सबको फाइंड कर सकते हो? हाँ, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो ये लाइन यहाँ तक ही था, तो मतलब ये एक्सटेंडेड नहीं है, तो बस एंगल्स क्या इन दोनों के बीच में ही फॉर्म होगा, और ये थोड़े एक्सटेंडेड है तो एंगल्स यहाँ भी फॉर्म होंगे। तो आप उस हिसाब से नंबर डाल लेना अपने मर्जी से, या तो फिर आप नाम भी ले सकते हो, ऐसे स्मॉल ए स्मॉल बी कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो नाउ गेस द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स। आप ना बस ऐसे तुक्का मारो कि ये जो एंगल्स है वो कितने मेजरमेंट के हो सकते हैं। रिकॉर्ड ऑल योर नंबर्स। अच्छा देखो फिर आपको क्या करना है, एक प्रोटेक्टर यूज करके आपको मेजर करना है कि आपका जो एजम्पशन था, जो आपने गेस मारा था, तुक्का मारा था ना कि ये एंगल इतना डिग्री का होगा। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे तुक्का मारा था कि ये जो एंगल 1 है और एंगल 4 है, इन दोनों का तो वैल्यू इक्वल ही होगा, तो मैं बस तुक्का मार रहा हूँ कि ये मान लो 60 डिग्री का होगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक प्रोटेक्टर लेकर इस चीज को ना मेजर करूंगा कुछ इस तरह से। देखो पहले तो आप देखो ये वाले एंगल को हमको एंगल 1 चाहिए कि नहीं, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 1 तो एक ही बात है, तो मैं एंगल 4 को मेजर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रोटेक्टर घुमाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने प्रोटेक्टर को अच्छी तरह से प्लेस किया और मेक श्योर क्या किया कि ये वाला पॉइंट मेरे वर्टेक्स पे अलाइन कर रहा है और ये मेरे 0 डिग्री पे है। तो देखो एक्चुअल मेजरमेंट ना मेरा कुछ 70 डिग्री ऐसा कुछ फॉर्म करेगा, आप अगर बुक से मेजर करोगे तो, ठीक है। तो मेरा गेस क्या था, वो था मेरा 60 डिग्री और मेरा एक्चुअल मेजरमेंट कितना आया, वो था 70 डिग्री। ठीक उसी तरह से आप दूसरे भी एंगल्स का ऐसा ही गेस करना और मेजर करके लिख लेना। जैसे कि 2 और 3 का मैं गेस कर रहा हूँ कि 120 डिग्री होगा। देखो क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने एंगल 1 को 60 डिग्री गेस किया था तो ये वाला ऑब्वियसली मेरा 120 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये फुल पार्ट मेरा 180 डिग्री है। अच्छा तो अभी मुझे ये कितना मिला था, 70 मिला था, तो ये वाला कितना होगा, डेफिनेटली 110 डिग्री। तो आप इस हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो फिर क्या कहा है, रिकॉर्ड ऑल योर नंबर्स इन अ टेबल, सी हाउ क्लोज योर गेसेस आर टू द एक्चुअल मेजर्स। तो आपको क्या करना है कि ऐसा ना एक टेबल बना लेना, मैं और नहीं बना रही, आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप गेस वाले मेजर्स को लिखो और यहाँ पे आप एक्चुअल मेजर्स को लिखो, ठीक है। यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या गैस किया था कि मेरा एंगल 1 कितने का हो सकता है, 60 डिग्री, और मेरा एक्चुअल मेजर कितना आया, वो था 70 डिग्री। और 2 का कितना था, मैंने 120 मतलब एज्यूम किया था, तो ये आया 110 डिग्री। तो इस हिसाब से आप एंगल 1, 2, 3, 4 सब का आप ऐसे यहाँ पे टेबल पे रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। नाउ कम्स पेज नंबर 50। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको बस एंगल्स ड्रॉ करने हैं प्रोटेक्टर को यूज करके। पहले तो हम देखते हैं कि 110 डिग्री को कैसे ड्रॉ करोगे। देखो मेक श्योर आप स्केल यूज करो, ठीक है। मेरे को थोड़ा आप बस समझाना है, तो इस हिसाब से मैं ऐसे कर लेता हूँ। फिर आप क्या करना, एक स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद 0 डिग्री और ये वाला एकदम अलाइन करना, फिर 110 डिग्री आपको ड्रॉ करना है। तो ये नीचे की तरफ से देखना, तो 110 डिग्री कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इस डॉट को इससे आप कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लेना, तो बन गया आपका 110 डिग्री। ठीक उसी तरफ से आप 90 डिग्री को भी ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको क्या करना है कि ये जो बेस लाइन है ना, इसको आप एकदम से स्ट्रेट लेना, ठीक है। फिर आप क्या करना, ये जो वर्टेक्स है इसको इस पॉइंट पे आप अलाइन करना और 0 डिग्री को कुछ इस तरह से एकदम, देखो यहाँ पे ना डबल लाइन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, डबल लाइन बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। फिर ऐसे एक पॉइंट बना लो, उस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ऐसे पूरा अलाइन करके बस एक लाइन खींच लो, बन गया हमारा 90 डिग्री। ठीक उसी तरह से हम 75 डिग्री भी बना लेंगे। देखो क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ले लो, ठीक है, फिर इसको एकदम अच्छे से प्लेस करो और 75 मतलब देखो अगर आप यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो ना तो इस हिसाब से ही लेना। तो 75 हमारा 70 और 80 के बीच में आएगा, जो कि ये वाला पॉइंट है। फिर ऐसे बस हमको क्या करना है, अलाइन करके एक लाइन खींच देना है, ठीक है, बन गया हमारा 75 डिग्री। ओके, फिर हमारा क्या है 112 डिग्री। देखो जब ना आपको ऐसे कुछ आएंगे ना 12, 13, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स जो कि 5, 0 के साथ एंड ना करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा और आपका पेंसिल थोड़ा शार्प होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आई गेस मेरा पेंसिल थोड़ा ब्लंट है। तो देखो 112 डिग्री किस किस के बीच आएगा, 110 और 120 के बीच आएगा। ओके, यहाँ से देखो 110, फिर ये वाला पहला पॉइंट 100, ओके 112 पूछा था, आई एम सॉरी, तो ये 110, फिर 111, 112। तो बस आप ऐसे सेकेंड पॉइंट पे एग्जैक्टली एक पॉइंट लगा लेना, बन जाएगा आपका 112 डिग्री, ठीक है। आप ना ट्राई करो कि एंगल्स को ना पहले थोड़ा बड़ा बड़ा बनाने को, ताकि आपका ना मतलब ऐसे प्रोटेक्टर को यूज करना आप एकदम कंफर्टेबल हो जाए। फिर ऐसे छोटे छोटे ड्रॉ कर लेना तो गलत नहीं होगा। इसके बाद देखो आता है आपका 134 डिग्री, ठीक वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो 134 किस किस के बीच आएगा, मेरा 130 और 140 के बीच आएगा, राइट। देखो
तो बस प्लेस करो अच्छे से 134। देखो तो ये 135 है कि नहीं, यहाँ पे 135 है, तो बस एक पॉइंट पीछे की तरफ हो गया 134 डिग्री। तो बस खींच लो, आपका रेडी है सारे के सारे एंगल्स जितने भी पूछे थे। फिर देखो क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड है, ठीक है। ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर्स इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। देखो आपको क्या करना है, इस एंगल का मेजरमेंट लेना है बुक से, ठीक है, आप बुक से ले लेना। मैं यहाँ पे बस आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, करना आपको खुद ही है। देखो तो ये मेरा कितना आता है, लगभग मेरा 115 आएगा, ठीक है। तो आप क्या करना, बाद में खुद से ही ऐसे मतलब किसी भी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। एक और आपको 115 डिग्री ड्रॉ करना है, जैसे मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, ठीक है। देखो यार, आप ना मतलब एंगल को किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो ऐसा 115 है, हमने एकदम सिंपल सा बनाया। आप जितना सिंपल हो सकते हो उतना बनाओ, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे तो हो सकता है कि आपसे गलत हो जाए। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस है खुद पे, ठीक है, तो आप कर लो जैसा आपका मन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आता है आपका पेज नंबर 51 और 52 के क्वेश्चंस। देखो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रिड लाइंस की मदद से एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। पहले तो देखो कि ये लाइन आपको गिवन है, तो बस आप एक्यूट एंगल मतलब ऐसे देखो, ये हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से छोटा मतलब इस तरफ से कोई भी मतलब एंगल ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी था। अच्छा, ये अगर आपको समझ में ना आए ना, तो आप क्या करना, पेपर को कुछ इस तरह से टिल्ट कर देना कि ये एकदम सीधा लगे, फिर आप ड्रॉ कर लेना एक्यूट एंगल। क्योंकि देखो ऐसे मतलब अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो कुछ इस हिसाब से मेरा 90 डिग्री फॉर्म होगा कि नहीं, तो उससे तो छोटा मेरा एक्यूट एंगल है, तो बना लिया। फिर आता है मेरा ऑब्ट्यूस एंगल, कुछ इसी तरह से बनाना है। देखो ये स्ट्रेट लाइन दिया है, बस आप क्या करना कि 90 डिग्री से बड़ा बनाना है, तो ऐसे मतलब जस्ट देख लो। देखो यहाँ पे एंड कर रहा है, मतलब ये वाला लाइन मेरा 90 डिग्री है, तो इससे तो ज्यादा बड़ा मेरा नहीं है। तो ऐसे पॉइंट ज्वाइन करो, ऐसे करो, जैसे मर्जी कर सकते हो। ये वाला देखो ठीक उसी तरह से आपको करना है। अगर ऐसे आपको डाउट हो रहा है कि आपसे गलत हो जाए, तो आप क्या करो कि इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा बनाओ कि ये लाइन आपको एकदम से सीधा नजर आए। फिर ऐसा हाथ रख लो, हमारा 90 डिग्री यहाँ से उससे थोड़ा बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लेना। वैसे ही आप रिफ्लेक्स एंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो रिफ्लेक्स एंगल ना बहुत इजी होता है, क्यों, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं ऐसा ज्वाइन कर दूं तो मेरा 180 से ज्यादा यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, तो मैं इस हिसाब से ड्रॉ कर लिया। ठीक वैसे ही देखो ये वाला लाइन, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको टेढ़ा करना है, ठीक है, तो टेढ़ा कर लेना ऐसे कुछ इस तरह से, जैसे आपको सीधा नजर आए। तो देखो अगर मैं इस तरह से ज्वाइन करूं तो ये 180 बनेगा, 180 से बस थोड़ा सा ऐसे खींच लेना, बन गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज अ प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देन क्लासिफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और रिफ्लेक्स। पहले तो आपको क्या करना है कि ये सारे एंगल्स के मेजरमेंट्स लिख लेने हैं, ठीक है। पहले तो देखो कि पीटीआर यहाँ पे है, तो आप इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से ले लेना। देखो ये, हाँ देखो ये ना लगभग 30 डिग्री आएगा। देखो आप ना जब भी ये सब मेजरमेंट ले रहे हो ना क्वेश्चन के बेसिस पे, बुक को यूज करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना मैं बस आपको समझाता हूँ, ओके। तो कभी कभी क्या होता है, मेरे ड्राइंग्स कुछ ऐसे थोड़े से आड़े तड़े बन जाते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट 30 डिग्री नहीं बना है मेरे से, थोड़ा सा 31 बन गया है, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, हमारा जो एंगल पीटीआर है वो 30 डिग्री है। ठीक वैसे आप पीटीक्यू को मेजर कर सकते हो। पीटीक्यू यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, टीक्यू को बेस ले लेना है, ठीक है। तो ये बन गया, और ये बनता है हमारा क्या, पीटीक्यू हमारा 60 डिग्री बन रहा है। ठीक उसी तरह से आप पीटीडब्ल्यू को लोगे, पीटी और ये डब्ल्यू, ओके। तो टी डब्ल्यू का आप बेस लाइन ले लो, ठीक है। मेक श्योर क्या ये वर्टेक्स हमारा इस पॉइंट पे अलाइन करता हो, तो ये आता है हमारा 105 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 110 और 100 के बीच आ रहा है, तो ये मेरा 105 डिग्री है। फिर आता है WTP। अच्छा WTP कहाँ है, देखो WT और ये वाला P। अच्छा यहाँ पे अगर ना आप देखोगे ना, WTP का मतलब है हमको आपका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ये वाला WT और ये P, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल तो हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे, देखो पहले आप देखो कि हमारा जो PTW है, ठीक है, ये जो अंदर वाला एंगल है, ये कितने का आया था, मेरा 105 डिग्री का आया था। तो ये अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, जो कि बनता है मेरा 225 डिग्री। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो रिफ्लेक्स एंगल WTP है, ये वाला मेरा 225 डिग्री का होता है। और ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे आंसर्स लिख लेना, और वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, आप लिख लेना, ठीक है। अभी आता है आपका पेज नंबर 53 का क्वेश्चन। देखो इन द फिगर एंगल TER, ये जो TER वाला एंगल है ना, ये छोटा वाला, ये 80 डिग्री का है। व्हाट इज द मेजर ऑफ BET, तो आप बताओ कि ये जो BET है वो कितने मेजरमेंट का है। व्हाट इज द मेजर ऑफ SET, तो आपको क्या SET का भी मेजरमेंट बताना है। देखो ये बहुत सिंपल है यार,
या तो ना आप ऐसा करो कि प्रोटेक्टर यूज कर लो, बहुत ही इजी चीज है। देखो आपको क्या करना है, देखो पहले तो आप BET वाला एंगल देखो, तो BET मतलब क्या, इस तरफ से फॉर्म हो रहा है कि नहीं। अच्छा, तो मैं इसको प्रोटेक्टर को कुछ इस तरह से प्लेस करूंगा। अभी देखो मेरा जीरो किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो मेरी रीडिंग ऊपर के साइड से लूंगा। तो देखो ये ऐसे आके यहाँ पे ये वाला देखो, हाँ, तो ये कितना एंगल फॉर्म हो रहा है मेरा 100 डिग्री। तो मैं क्या लिखा कि एंगल BET मेरा 100 डिग्री है। और मुझे क्या निकालना था, SET का भी निकालना था। अच्छा, SET आप ना ऐसे प्रोटेक्टर यूज करके निकालो, ठीक है, तो भी चलेगा। जैसे कि देखो ये यहाँ पे मेरा क्या है, ET मेरा बेस लाइन बन गया, ठीक है, और ये वाला आता है कितना मेरा 10 डिग्री। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला पार्ट मेरा 80 है, तो 90 से 80 जाएगा, तो ये छोटा वाला पार्ट कितना होगा मेरा 10 डिग्री का। तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो कि एंगल SET इज 10 डिग्री, या फिर प्रोटेक्टर यूज कर लो, चलेगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यहाँ पे भी आपको एंगल्स ही बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है 140 डिग्री, ठीक है। आप पहले क्या करोगे, बेस लाइन लोगे अच्छे से, और फिर एकदम ध्यान से 0 डिग्री को प्लेस करके आप यहाँ से 140 डिग्री का रीडिंग ले सकते हो। अरे ये मेरे से देखो क्या हुआ ये थोड़ा इधर चला गया, आउट ऑफ द बॉक्स चला गया, तो ये मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं दूसरा वाला लाइन ले लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे ना थोड़ा ऐसे इस तरफ से ले लेता हूँ, ठीक है। मिटाऊंगा तो मेरा ही टाइम वेस्ट होगा और आपका भी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से बना लिया हमने 140 डिग्री को। ठीक उसी तरह से आप 82 डिग्री, देखो मैंने क्या कहा था, जहाँ पे भी आपका एंडिंग एंगल मतलब जो एंडिंग डिजिट एंगल का 0 और 5 ना हो, आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा है, मुझे 82 डिग्री ड्रॉ करना है। बेस लाइन बना लिया मैंने, और फिर मैं क्या करूँगा, देखो 82 कहाँ आएगा, 80 और 90 के बीच में, ये 80, ये 81 और ये 82 हो गया मेरा 82 डिग्री। इस चीज़ को मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लूँगा, और ये ना याद रखना ऐसे मतलब लिख लेना, ठीक है। और ऐसे एंगल के जो देखो ये जैसे A वाला था लिख दो, ये B है लिख दो, सारा मेंशन करना। ठीक उसी तरह से आप 195, 70 और 35 को खुद से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो क्या आता है, एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद अ प्रोटेक्टर। आपको बस पहले क्या करना है कि एस्टिमेट करना है, अंदाजा लगाओ, कुछ भी लगा लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि इसको 90 डिग्री बोल देना, नहीं नहीं, मतलब देख के आपको पता तो चल रहा है ना कि ये 90 से छोटा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मान लो कि 50 या 55 ऐसा 45 कुछ होगा, तो आप फिर आप क्या करना कि ऐसे एक बार प्रोटेक्टर यूज करके मेजर ले लेना। जैसे देखो यहाँ पे एरो है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ ऐसे रखूंगा, तो मेरा 0 यहाँ पे आ रहा है, तो इस हिसाब से देखो मैं ऊपर वाला रीडिंग लूंगा, तो ऊपर वाला तो ये आता है मेरा 45 डिग्री। देखो अगर ना आपको एग्जाम्पल ऐसे कुछ मेजरमेंट लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि देखो ये वाला मान लो, ठीक है, यहाँ पे 0 है, तो आप मान लो ये एरो को ना एग्जैक्ट यहाँ तक मतलब रीडिंग में देख नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करना है, ऐसे ना एक हल्का सा लंबा करके लाइन खींच देना, ठीक है। फिर आप क्या करो, रीडिंग लो, ठीक है, ये लाइन जहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है उस हिसाब से आप गिन के ये मेजरमेंट ले सकते हो, ठीक है। ये सारा आप खुद से कर लेना। और ये रिफ्लेक्स एंगल कैसे करना है, पहले आप अंदर वाला एंगल मेजर करो, और फिर आप क्या करो 360 से सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे आंसर्स मैंने लिख लिए हैं, आप एक बार चेक करना, मतलब आप मेजर करना अपने बुक से, इसके बाद आंसर्स यहाँ से चेक कर लेना। अभी देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मेक एनी फिगर विद 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। आपको खुद से ऐसा एक फिगर बनाना है जहाँ पे 3 एक्यूट एंगल हो, 1 राइट एंगल हो और 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो। जैसे कि यहाँ पे हमने बना लिया है ये वाला फिगर। तो देखो अगर आप 3 एक्यूट एंगल्स को ढूंढोगे, तो हमारा जो एंगल COD है ये एक एक्यूट एंगल है, BOC भी एक एक्यूट एंगल है, और हमारा जो BOD है ये भी हमारा एक एक्यूट एंगल है। और राइट एंगल आपको तो दिख रहा है जैसे कि BOA है, और ऑब्ट्यूज एंगल अगर आप देखोगे तो AOC एक ऑब्ट्यूज एंगल है, देखो ये वाला पूरा एंगल, और हमारा AOD भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ही है। हो गया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ड्रॉ द लेटर M सच दैट द एंगल्स ऑफ द साइड्स आर 40 डिग्री ईच एंड द एंगल इन द मिडल इज 60 डिग्री। देखो ये ना मैंने कैसे ड्रॉ किया मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले क्या करना, ऐसे एक लाइन ले लेना रैंडम, M का तो ऐसा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा होता है कि नहीं। फिर आपको क्या करना है, देखो इसको ऐसे प्लेस करो, ठीक है। जहां से देखो ये 0 है ना, तो मैं इस नीचे वाला रीडिंग लूंगा, ये 40 डिग्री, ओके। फिर आपको क्या करना है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेना है, ओके। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखो ये बीच वाला एंगल मेरा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे फिर से मेजरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो
अभी मैं ऊपर वाले की तरफ से लूँगा, क्योंकि मेरा 0 इधर फॉर्म हो रहा है, तो मेरा 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। फिर आप क्या करो, इसको और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। फिर यहाँ पे भी मेरा कितना बनेगा, 40 डिग्री बनना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो ऐसे लिया और कुछ इस तरह से मेजरमेंट लेकर इसको और इसको आप ज्वाइन कर लो। हो गया, सिंपल, काफ़ी सिंपल चीज़ है, आप कॉम्प्लिकेटेड मत करना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं थोड़ा मतलब अजीब तरह से खड़ा होकर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये टेढ़ा बन गया, लेकिन मेजरमेंट मेरा 100% सही है। ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री और ये बीच वाला 60 डिग्री। आप थोड़ा ध्यान से करो, ये वाला आपसे एग्जैक्टली कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ड्रॉ द लेटर y सच दैट द 3 एंगल्स फॉर्म्ड आर 150, 60 एंड 150 डिग्री। देखो इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको डेफिनेटली 360 डिग्री बनेगा। तो आप बस क्या करना, देखो एक स्ट्रेट लाइन ले लो, यहाँ से कुछ इस तरह से आपको मेजरमेंट ले लेना है, ठीक है। देखो ऐसे ले लो, इसको 150 पे, देखो एग्जैक्ट 150 पे ऐसे बना लो। फिर इस तरफ थोड़ा सा घुमा के यहाँ से देखो, आपको अभी ये 0 है, तो यहाँ से हमारा ऊपर वाला 150 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये शायद मेरे से थोड़ा गलत बना है, नहीं सही है। देखो तो हो गया 150 डिग्री, तो 150 तो कवर है, ये बाकी वाला डेफिनेटली आपका 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। अभी देखो आता है इस चैप्टर के लास्ट पेज के फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन। ओह बहुत लेंदी था, नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। द अशोक चक्र हैज 24 स्पोक्स। आपको तो पता होगा अशोक चक्र कहाँ पे लगता है, हमारे नेशनल फ्लैग पे। तो इसमें जो होते हैं ना ऐसा 24 स्पोक्स होते हैं। ये देखो ये स्पोक्स है। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स। तो ये क्या पूछ रहा है, देखो जैसे कि मान लो मैं ये 2 स्पोक्स को ऐसे लूं, तो इसके बीच जो एंगल आता है वो कितना होगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 स्पोक्स। यहाँ पे देखो 2 स्पोक्स के बीच, यानी कि ऐसे नहीं कि कॉन्जिक्यूटिव, इसके बगल वाला ही नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो 2 स्पोक्स हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला ले लो, ठीक है, ये वाला। तो इन दोनों के बीच मतलब जो ऐसे रैंडमली 2 स्पोक्स के बीच जो सबसे बड़ा एक्यूट एंगल बन सकता है वो कितना बन सकता है। देखो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। पहले तो देखो अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं, 24 होते हैं। पूरा वाला हमारा 360 का होता है, तो 360 अपॉन 24 कर लो, आपको 15 डिग्री मिलेगा। यानी कि जो एक मतलब एक दो स्पोक्स ऐसे जो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं उन दोनों के बीच हमारा एंगल कितना होता है, 15 डिग्री का होता है। ओके, अभी देखो मैं कुछ इस तरह से, देखो जैसे सिंपली समझो, ये 15 तो ये दोनों मिला के कितना होगा 30, 45, फिर ये 60 और ये 75। इसके बाद अगर मैं लूंगा तो ये वाला मेरा 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। तो 90 तो मेरा एक्यूट एंगल है नहीं, मेरा देखो क्या क्या एंगल आया, मुझे क्या क्या मिला, 15, 30, 45, 60, 75। इसके बाद 90 बनता है जो कि एक्यूट नहीं है। तो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल पॉसिबल विच इज 75 डिग्री। ओके, ध्यान रखना। और ये बहुत सिंपल था। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो ऐसे 2 स्पोक्स है, यहाँ पे 15 बना, तो अगर इस स्पोक के साथ ये वाला स्पोक के साथ तो ये कितना बनेगा, ये 2 15 15 30 डिग्री। ठीक उसी तरह से एक और स्पोक बना लूँ तो ये 30 और 15 ऐड हो जाएगा, तो ये पूरा एंगल बनेगा कुछ 45 डिग्री। फिर और एक ऐड होगा तो और 15 बढ़ के ये 60 बन जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या सबसे हाईएस्ट एक्यूट एंगल हमारा 2 स्पोक्स के बीच 75 डिग्री का बनेगा। अभी देखो लास्टली आता है आपका पजल। अरे बहुत ईजी है। देखो आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं एक एक्यूट एंगल हूँ। अगर आप मुझे डबल करोगे तो आपको एक एक्यूट एंगल मिलेगा, अगर आप मुझे ट्रिपल करोगे तो भी मुझे एक्यूट एंगल मिलेगा, और आप अगर मुझे क्वाड्रिपल करोगे यानी कि मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करोगे तो भी आपको क्या एक एक्यूट एंगल मिलेगा। लेकिन अगर आप मुझे 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। तो बताओ कि मैं कौन सा एंगल हूं। देखो हम इस चीज को ना मेजर करते हैं। तो आप देखो 5 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री। और अगर मैं 4 के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एन एक्यूट एंगल मिलेगा जो कि हमारे 90 से छोटा होगा। तो देखो कुछ इस तरह से आप एल्जेब्रिक फॉर्मेट में अगर सॉल्व करोगे तो m को इधर रखो, 5 को इधर भेजो, तो 90/5 विच मेक्स 18 डिग्री, और यहां से 4 को भेज दो तो विच मेक्स इट एज 22 होल 1/2 डिग्री। तो देखो अगर मेरा मल्टीप्लाई 5 करने से ऑब्ट्यूज एंगल बनता है और मल्टीप्लाई 4 करने से मेरा क्या बनता है, एक एक्यूट एंगल, तो ये जो m का वैल्यू यहाँ पे बनता है 18 और यहाँ पे बनता है 22.5 यानी कि 22 होल 1/2 डिग्री। तो लॉजिकली जो मेरा एग्जैक्ट एक्यूट एंगल होगा, जो ये यहाँ पे पूछ रहा है ना आई एम एन एक्यूट एंगल में कौन हूँ, तो वो क्या क्या हो सकता है, या तो 19 डिग्री होगा क्योंकि इन दोनों के बीच ही आएगा कि नहीं, 18 और 22.5 के बीच ही आएगा। तो कौन से सकते हैं, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, या फिर 21 डिग्री हो सकता है। देखो इस क्वेश्चन के साथ आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर। ठीक है, तब तक आप ये वाले को अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।